हेलो स्टूडेंट्स, ये आप उस लैंग्वेज के वीडियो का ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट जिन लोगों ने नहीं देखा हो उनको ये पार्ट समझ नहीं आएगा, तो कृपया करके पहले आप फर्स्ट पार्ट देखें, इसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो क्या बताया गया। क्योंकि उस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताया गया था स्टार्टिंग में कि लैंग्वेज कैसे शुरू हुई, कैसे कैसे उसका प्रोसेस पूरा बना। इसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा कि वीडियो किस लिए बनाया गया है। अभी आप पिछली क्लास में आपने देखा था लैंग्वेज, मैंने बताया था आपको कि लैंग्वेज का नेक्स्ट पार्ट भी आएगा क्योंकि लैंग्वेज थोड़ा लंबा टॉपिक था। तो उस लैंग्वेज में हमने आपको बताया था कि बाइनरी लैंग्वेज से कैसे आगे की लैंग्वेज बनाई गई, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज से हमने पहले नेचुरल नंबर सीखा, ठीक है। अब नेचुरल नंबर से आगे सीखेंगे, साथ में हम असेंबली लैंग्वेज कैसे बनी उसको सीखेंगे। फिर इसके बाद सीखेंगे हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज के हाई लेवल लैंग्वेज कैसे बनी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया होगा ज़रूर आप लाइक कमेंट किए होंगे, ठीक है। हम तब तक आगे क्लास देखते हैं, फिर इसके बाद फिर आपको बताते हैं कि कैसे वो लैंग्वेज बनी है हमारी, ठीक है। तो जहाँ तक पिछली क्लास छोड़ी गई थी, पिछली क्लास में आपने देखा था बाइनरी लैंग्वेज के आधार पर हमने पूरे सारे लैंग्वेज नेचुरल नंबर तक 9 तक हम लोग ले आए थे, ठीक है। अब हम 9 के आगे बढ़ेंगे कि 9 के आगे कैसे हुआ, तो देखते हैं उसको। यहाँ पर हमने लिखा बाइनरी नंबर, वही सेम प्रोसेस हमारा रहेगा, और ये आप हमारा है नेचुरल नंबर। तो हम लोग 1001 ये हमारा 9 के वैल्यू थी, 9 तक हम लोग बना चुके थे। आप लास्ट में देखिए इस वीडियो में बनाया गया, पिछले क्लास में बताया गया था आपको, ठीक है। अब इसमें हम फिर 1 जोड़ते हैं, तो इनने 1 जोड़ा तो 1 1 0, फिर 1 कैरी आई, इसको जोड़ेंगे, इसमें 1 हो जाएगा 0 और 1। ये किसकी वैल्यू हुई? ये 10 की वैल्यू हुई, ठीक। तो जैसे ही 10 की वैल्यू आई, अब थोड़ी सी डाउट यहाँ पर क्रिएट हो गई। डाउट ये थी कि जैसे यहाँ तो लिखा है कि बाइनरी नंबर नेचुरल नंबर, तो साफ साफ सबको समझ में आ रहा है कि ये बाइनरी है और ये नेचुरल है, लेकिन अलग से कहीं अगर जैसे सपोज करिए हमने लिखा 1010, अब ये कैसे पता कि ये 1010 ही है? ये 1010 भी हो सकता है और 1010 भी हो सकता है। लिखा था मैंने 1010, लेकिन अगर किसी को नहीं आइडिया है तो उसको 1010 भी पढ़ सकता है, और अगर उसको 1010 पढ़ेगा तो उसके दिमाग में क्या बात आएगी कि इसका मान हुआ 10, सपोज करिएगा, ठीक। अब 10 हुआ तो 10 भी तो 10 दिख रहा है, तो अगर कोई दिमाग लगाएगा तो कहेगा ये तो 2 का मान है, यानी आपके सामने ये है, यानी जो 1010 था वो घटकर कितना हो गया? 2 हो गया, क्योंकि यहां पर अभी कोई पहचान नहीं है कि 10 है तो वो 10 है कि 10 है, ठीक है। इसी डाउट्स को क्लियर करने के लिए, इसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये हुआ कि आगे से जब हमें 10 लिखना होगा हमें कभी भी, तो हम उसको 10 ना लिखकर क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, यानी 10 के जगह पर लिखेंगे ए, ठीक। यानी पिछला एग्जाम्पल दोहराते हैं, जैसे मैंने लिखा 1010, अगर मुझे 1010 लिखना होगा तो हम लिखेंगे ए की वैल्यू 10, ए की वैल्यू 10, हम समझ लेंगे कि ये क्या है? 1010 है, ठीक है। इससे हमारी ये जो प्रॉब्लम थी वो हमारी सॉल्व हो गई। यानी अब हमें कभी भी जैसे 10 लिखना होगा तो हम 10 ना लिखकर ए लिखेंगे, ओके। फिर इसमें आगे बढ़ेंगे, इसमें हमने 1 जोड़ा, 0 और 1 1, ये 1 उतर जाएगा, चूंकि कोई कैरी नहीं था, फिर ये 0 उतर जाएगा और ये 1 उतर जाएगा। ये किसका वैल्यू हुआ? ये 11, यानी 11 का मतलब बी। फिर 1 जोड़ेंगे, 1 और 1 0, एक कैरी आई, फिर 1 और 1 0, फिर एक कैरी आई, 0 और 1 जुड़ जाएगा। अब कोई कैरी नहीं है, 1 उतार देंगे, यानी ये किसका मान हुआ? 12, यानी कि सी। चूंकि प्रॉब्लम यहीं तक थी, 12 का मतलब 1 और 2, तो बाइनरी में 2 नहीं होता, तो ये डाउट यहाँ तक नहीं था। लेकिन चूंकि अब हम बीच में संख्या छोड़ नहीं सकते, इसलिए इसको आगे तक ले चलेंगे, जहाँ तक देखिए कहाँ तक जाता है। फिर इसमें हमने 1 जोड़ा, 0 और 1 1 0 1 1, ये 13, इसका मतलब डी। 1 1 0, फिर 1 कैरी आ गई, 0 और 1 1, फिर 1 उतर जाएगा, 1 उतर जाएगा, ये 14 का मतलब ई। देखिए 0 और 1 1, कोई कैरी नहीं है, 1 उतार देंगे,
1 उतार देंगे 1 उतार देंगे, ये कितना हुआ, ये 15 हुआ, यानी कि यफ। इसके बाद फिर 1 जोड़ेंगे 1 1 0, एक कैरी आई, फिर इसमें जोड़ेंगे 1 1 0, फिर एक कैरी आई, फिर जोड़ेंगे 1 1 0, फिर एक कैरी आई, 1 1 0, फिर कैरी आई। अब उस कैरी को यहाँ पर उतार देंगे, आपके सामने है 1 1 0 आ गया, कैरी आई तो कैरी को इसमें जोड़ेंगे तो ये 1 और कैरी 1 1 1 0, फिर कैरी आ गई 1 1 0, फिर कैरी आई 1 1 0, फिर कैरी आई 1 उतर जाएगा। जैसे 15 में 1 जोड़ा गया, यानी एक तरह से ये 16 का मान हुआ। लेकिन हमारे रूल के हिसाब से, जैसा रूल अभी आपको बताया गया था 4 का पेयर बनाना, तो 4 का जब पेयर बनाएंगे इसमें देखिए ये 1 बच गया, इसमें फिर इसमें 3 मिला देंगे 0, ये 4 का पेयर यानी 1 0, यानी कि रिजल्ट था किसका 16 का, आया कितना 10, यानी ए। तो प्रॉब्लम हो गई। अब प्रॉब्लम क्यों हुई कि चूंकि हमने पेयर 4 का ही सीखा था, 5 का पेयर नहीं था। अब इस संख्या कितने में आ गई, ये 5 में आ गई। अब इसका मतलब क्या करना होगा, मुझे फिर से 5 करना पड़ेगा। तो ये हुआ कि भाई ऐसे कब तक हम संख्याएं बनाते रहेंगे, उसके वैल्यू में चेंज होता रहेगा। तो ये हुआ कि भाई यहीं से अब इसको क्लोज कर दिया जाए, अब आगे नहीं जाएगा, यानी 15 के बाद आगे आपका वो वैल्यू नहीं जाएगी, तो इसको यहीं से क्लोज कर दिया जाए। क्लोज तो हो गया, लेकिन सवाल यह है कि 16 लिखेंगे कैसे। अगर हमें 16 लिखना होगा, 16 कैसे लिखा जाएगा। तो 16 लिखने के लिए मेथड बनाया गया कि डायरेक्ट लिखिए। कैसे, 1 का मान यानी 0 0 0 1, ये 1 का मान हो गया, और 6 का मान 0 1 1 0 आपके सामने है। 0 0 0 1 ये 1 का मान, और ये आपका 0 1 1 0 6 का मान हो गया 16। तो कोई भी संख्या आगे लिखनी होती तो ऐसे लोग लिखते थे। ठीक, यहां तक संख्या बन गई। अब सवाल यह हुआ कि हम लोग ये सारी चीजें क्यों कर रहे थे। इसलिए कर रहे थे कि ताकि कंप्यूटर को हम निर्देश दे सकें और रिजल्ट प्राप्त कर सकें। लेकिन कंप्यूटर को निर्देश देंगे किस भाषा में, जाहिर सी बात है कि बाइनरी में देंगे। तो क्या हमने बाइनरी में ऐसा कोई कोड बनाया जिससे हम लोग गणितीय कार्य कर सकें, नहीं बनाया। तो उसके लिए अलग से गुप्त कोड बनाया गया, यानी स्पेशल कोड बनाया गया, उसका नाम रखा गया निमोनिक्स। ठीक है, जो गुप्त कोड बनाया गया उसका नाम रखा गया निमोनिक्स। अभी आपको दिखाते हैं आपके सामने। ठीक है, तो वो निमोनिक्स कौन कौन से थे। एक निमोनिक्स आपका था एड, दूसरा सब, तीसरा मल, चौथा डिब। ये 4 निमोनिक्स बनाया गया। एड बनाया गया जोड़ने के लिए, सब बनाया गया घटाने के लिए, मल बनाया गया गुणा के लिए, और डिब बनाया गया भाग के लिए। ठीक है, तो ये सारे लैंग्वेज सारे फॉर्मेट्स तैयार हो गए। अब इसको क्या हुआ कि इसको एक जगह कलेक्ट कर लिया गया, और कलेक्ट करके एक जगह इसको एक नया नाम दिया गया। इस पूरे लैंग्वेज मतलब इसको एक लैंग्वेज के रूप में कलेक्ट किया गया, और इसको एक नया नाम दिया गया असेंबली लैंग्वेज। क्या नाम दिया गया, असेंबली लैंग्वेज। ठीक, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज से हमने एक नई भाषा बना ली, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या इस भाषा को आपका कंप्यूटर समझेगा। वो नहीं समझेगा, वो अभी भी क्या समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। और हमने क्या बना लिया, असेंबली लैंग्वेज बना लिया। थोड़ा आसान तो हुआ हमारे लिए, लेकिन पूरा आसान नहीं हुआ, क्योंकि हमको अगर कंप्यूटर को निर्देश देना होगा तो किस में देंगे, बाइनरी में देंगे। किस में देंगे, बाइनरी में देंगे। ठीक, अब बाइनरी में देंगे, कंप्यूटर सॉल्व करेगा, फिर सॉल्व करने के बाद कंप्यूटर आपको रिजल्ट देगा, तो किस में देगा, वो भी बाइनरी में देगा। अब हम उसको क्या करेंगे, इस लैंग्वेज के माध्यम से हम उसको फिर से वापस चेंज करेंगे असेंबली में, और तब समझेंगे कि रिजल्ट क्या आया है। ये थोड़ा लंबा प्रक्रिया लग रहा था लोगों को, तो लोगों ने कहा कि इसका कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए। ठीक है, तो बीच का रास्ता निकालने के लिए उन्होंने क्या काम किया कि एक नए चीज की खोज की, एक नए कॉन्सेप्ट की खोज की, ट्रांसलेटर। ठीक, तो ट्रांसलेटर क्या होता है, ट्रांसलेटर को हिंदी में कहते हैं अनुवादक, यानी कि जो अनुवाद करता हो एक भाषा को दूसरी भाषा में और दूसरी भाषा को पहली भाषा में। ठीक है, जैसे हम लोग देखे होंगे
हमारे देश में फॉरेनर आते हैं या हम लोग किसी दूसरे देश में जाते हैं तो हमें एक टूरिस्ट गाइड की आवश्यकता पड़ती है। टूरिस्ट गाइड क्या करता है, उस फॉरेनर की भाषा को चेंज करता है हमारी भाषा में, और फिर हमारी भाषा को चेंज करता है फॉरेनर की भाषा में। यानी उसका काम ही यही होता है लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना। तो यहाँ पे हमें जो लैंग्वेज हमने बनाई वो थी असेंबली लैंग्वेज, जो मैं आपको बता चुका हूँ थोड़ा देर पहले, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज को हमें समझने में, प्रयोग करने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि हमें पूरा लैंग्वेज फिर से हमें लैंग्वेज में करना पड़ता था, ठीक है। इसको देखते हुए हमने एक बनाया अनुवादक, ठीक। उस अनुवादक का नाम था असेंबलर, का नाम था असेंबलर। ये क्या करता था, ये चेंज करता था असेंबली भाषा को बाइनरी भाषा में और पुनः बाइनरी भाषा को असेंबली भाषा में, ठीक है। इसका काम था असेंबली टू बाइनरी और बाइनरी टू असेंबली ट्रांसलेट करना, ठीक। कैसे करता था, जैसे इसको जो भी प्रोग्राम दिया जाए, मान लीजिए हमने कंप्यूटर को 400 या 500 लाइन का प्रोग्राम दिया, ठीक है। ये क्या करेगा, पहले पूरा 500 लाइन पढ़ेगा, पढ़ने के बाद उसमें से गलतियों को गिनेगा, गिन के हमको बताएगा कि आपके प्रोग्राम में इतनी गलती है, लेकिन हमें ये नहीं बताएगा वो गलती कहाँ पर है। अब सोच के देखिए कि अगर ऐसा होगा तो हमें कितनी प्रॉब्लम होगी उस गलती को ढूंढना, उसको दूर करना, प्रॉब्लम होगी, ठीक। तो ये पहला प्रॉब्लम उस समय लोगों को समझ में आया कि ये प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रॉब्लम ये था कि जो असेंबली लैंग्वेज थी वो वास्तव में यूजर फ्रेंडली नहीं थी, यानी हमारे लिए उपयोगी नहीं थी। उपयोगी इसलिए नहीं थी क्योंकि वो भाषा में हमें सीखना पड़ता था, हमें याद करना पड़ता था, हमें मान जानना पड़ता। जैसे अभी दिखाया आपको, 10 को A कहते हैं, 11 को B कहते हैं, यानी कि आपके दिमाग में एक प्रकार का वो क्रिएट होता था कि भाई हमें 10 को 10 नहीं पढ़ना, 10 को A पढ़ना है, B पढ़ना है, C पढ़ना है, ऐसे करके, ठीक है। तो इस समस्याओं को दूर करने के लिए एक नई भाषा बनाई गई। उस भाषा का नाम था हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक। हाई लेवल लैंग्वेज जो बनाई गई वो पूर्णतया अंग्रेजी भाषा पर आधारित थी, यानी कि इसके लिए अलग से आपको कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है, कुछ प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप कंप्यूटर प्रोग्राम्स चलाते हैं तो आप देखे होंगे कंप्यूटर प्रोग्राम्स में आपको चीज़ें आसान बना के दी गई हैं जिससे आप आसानी से उसको प्रयोग कर सकें, यानी कि नॉर्मल यूजर्स भी उसको चाहे तो ऑपरेट कर सकता है। तो वो सारी चीज़ें बनाई गई है हाई लेवल लैंग्वेज में। जो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आपके लिए कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं जिसको आप आसानी से प्रयोग कर सकें। तो वो भाषा बनाई गई एकदम टोटली यूजर डिपेंडेंट लैंग्वेज, यानी हाई लेवल लैंग्वेज को यूजर डिपेंडेंट लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है ताकि लोग आसानी से उस भाषा को प्रयोग कर सकें, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में दुनिया भर की लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस बन चुकी हैं आज के ज़माने में। जो ज़्यादातर पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं जैसे C++, जावा, विजुअल बेसिक, फोर्ट्रान, पास्कल, PHP, पाइथन, ये सारी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनका यूज करके आज वेबसाइट डेवलपमेंट के क्षेत्र में या प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में या एप्लीकेशन डेवलपमेंट के क्षेत्र में इन भाषाओं के द्वारा प्रयोग करके सारे सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशंस तैयार किए जाते हैं, ठीक है। अब सवाल ये रहा कि हम हाई लेवल लैंग्वेज यूज तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हाई लेवल लैंग्वेज को आपका कंप्यूटर समझेगा? जी नहीं, आपका कंप्यूटर उसको नहीं समझेगा। तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? क्योंकि हम तो प्रयोग करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज में। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें फिर से जरूरत पड़ेगी किसकी? अनुवादक की, ठीक। फिलहाल हमारे पास जो अनुवादक है वो है असेंबलर, और वो क्या करता है, बदलता है असेंबली को बाइनरी में और बाइनरी को असेंबली में। तो अगर हम इस असेंबलर को देंगे हाई लेवल लैंग्वेज को चेंज करने के लिए तो चेंज तो करेगा, लेकिन थोड़ा सा डाउट्स आएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम क्या आएगा? जैसे हमने लिखा 10, ठीक है, तो 10 को हमने लिखा A, ठीक है। अगर हम किसी का नाम लिख रहे हैं तो उसको हम A लिखेंगे तो उसको कन्वर्ट करेगा किसमें? बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, मतलब समझने के लिए। लेकिन पहले उसको बदलेगा 10, यानी हम लिखेंगे A तो कहेगा 10, तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक। इसको देखते हुए हुआ कि भाई नहीं भाई कुछ नया अनुवादक बनाया जाए जो ऐसा हाई लेवल भाषा को बदल सके, ठीक। तो जो नया अनुवादक बनाया गया उसका नाम था कंपाइलर। क्या नाम था इसका? कंपाइलर। ये क्या करता था?
ये हाई लेवल को बदलता था बाइनरी में और पुनः फिर बाइनरी को हाई लेवल में, यानी इसका काम था हाई लेवल से बाइनरी चेंज करना और बाइनरी से हाई लेवल चेंज करना। ठीक है, इसकी टेक्निक बिल्कुल असेंबलर जैसे असेंबलर करता था। मतलब कैसे? पहले पूरे प्रोग्राम को पढ़ेगा, पढ़कर गलतियों को गिनेगा, गिन के बताएगा इतनी गलती है, ठीक है, लेकिन ये जरूर बताएगा आपको कि वो गलती कहां पर है, जिससे क्या होगा फायदा कि आप आसानी से उस जगह पे जाएंगे जहां इसने गलती बताई है और उस गलती को करेक्ट करेंगे, करेक्ट करके फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इससे फायदा हुआ, आसान हुआ, कुछ काम चलने लगा। कुछ समय पश्चात एक समस्या लोगों को क्रिएट हुई। समस्या ये थी, जैसे सपोज करिएगा, मान लो 500 लाइन का प्रोग्राम हमने कंप्यूटर को दिया, सॉरी कंपाइलर को, ठीक है, हमने भाषा में प्रोग्राम लिखा, हाई लेवल भाषा में 500 लाइन का था, हमने कंपाइलर को दिया। ध्यान दीजिएगा, पहले हमने 500 लाइन लिखा, अब देंगे कंपाइलर को, तो कंपाइलर उसको 500 लाइन को पढ़ेगा, पढ़कर गलतियों को गिनेगा, ठीक है, और गिन के हमें बताएगा कि यहाँ 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 गलती है। अब मान लीजिए 500 लाइन में लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 56, लाइन नंबर 240, लाइन नंबर 480, इस 5-6 जगह गलती बता दिया कंपाइलर ने, यानी हम फिर वापस उस जगह जाएंगे, गलती को ठीक करेंगे, फिर कंपाइलर को देंगे, ये फिर पूरा प्रोग्राम पढ़ेगा, इसके बाद ट्रांसलेट करेगा बाइनरी में। कितना लंबा प्रोसेस हुआ? एक बार हमने लिखा, फिर कंपाइलर ने चेक किया, फिर हमने गलती को ठीक किया, फिर कंपाइलर ने चेक किया, तब कन्वर्ट किया बाइनरी में। लोगों ने कहा कि ऐसा कोई अनुवादक बनाइए जो हमारे साथ काम करे, यानी हम प्रोग्राम लिखते जाएं और चेक करता जाए। जैसे हम लिखा, चेक किया, गलती मिली, तुरंत हमें बता दे कि ये गलती है। ठीक है, इसको देखते हुए बनाया गया अगला अनुवादक, जिसका नाम था इंटरप्रेटर। इसका काम क्या था? हाई लेवल से बाइनरी और बाइनरी से हाई लेवल चेंज करना। ठीक, बस इसके टेक्निक में अंतर था। टेक्निक क्या थी कि ये प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन पढ़ता था, एक लाइन पढ़ेगा, उसको बदलेगा बाइनरी में, फिर दूसरी लाइन पढ़ेगा, बदलेगा बाइनरी में। जैसे ही कोई गलती मिली वैसे ही वो रुक जाएगा और तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब हम उस गलती को ठीक ना कर लें। ठीक है, यानी जैसे हम उस गलती को ठीक करेंगे फिर आगे बढ़ेगा, फिर गलती मिलेगी, फिर रुक जाएगा, और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक पूरा प्रोग्राम कंप्लीट ना हो जाए। ऐसे करने से हमारा क्या हुआ? हमारा काम आसान हो गया, यानी हमें थोड़ा सा आसानी हुई। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो इस समय अनुवादक हैं, यानी कंपाइलर और इंटरप्रेटर, दोनों अपनी अपनी क्षमता के अनुसार दोनों उपयोगी हैं। जैसे हमें ठीक लगे हम उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब शुरू से वापस आते हैं। हमने आपको बताया, पहले वीडियो में बताया गया था लैंग्वेज को कैसे शुरू किया, प्रोसेस कैसे हुआ, यानी कैसे बाइनरी से असेंबली बना। आज वीडियो में बताया गया आपको कि असेंबली से कैसे हाई लेवल बना, कैसे ट्रांसलेटर बनाए गए, ट्रांसलेटर कैसे ट्रांसलेट करते थे, वो सारा प्रोसेस बताया गया। ठीक है, लेकिन अगर मूल उसका सारांश ये है कि कंप्यूटर में कुल 3 प्रकार की लैंग्वेजेस प्रयोग होती हैं। पहला बाइनरी लैंग्वेज, दूसरा असेंबली लैंग्वेज, तीसरा हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अनुवादक कितने होते हैं? तो कुल 3 अनुवादक होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। ठीक है, अगर सवाल ये पूछा जाए कि हाई लेवल से बाइनरी बदलने वाले कितने होते हैं, तो वो 2 होते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर वीडियो पसंद ना आए तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो में कहाँ कमी थी, ताकि हम अगले वीडियो में उस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये सारा प्रयास आप लोग के लिए है, ताकि आप लोग तक हम बेहतर शिक्षा दे सकें। या अगर जिसको वीडियो पसंद आए, जो हमसे नहीं जुड़े हैं, जो हमारे यहाँ नहीं पढ़ते हैं, अगर वो चाहें तो आगे क्लास, हमारे यहाँ लाइव क्लास भी देख सकते हैं। ठीक है, पसंद आए तो वीडियो को लगातार देखते रहें, और भी वीडियोस आपको डाली जाएंगी। इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस भी आपको दी जाएंगे। जैसे आजकल चलन में CCC का है, तो CCC को लेकर के कुछ वीडियो भी आपको अब तक पहुंचाई जाएंगे। हमारा प्रयास है कि आप तक हम अच्छे वीडियो देते रहें। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।